नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे के गारंटी वाले बयान पर सियासत तेज। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जबरदस्त घेरा। पीएम ने कहा, कांग्रेस का झूठ हुआ बेनकाब, जनता के साथ कांग्रेस ने किया धोखा। झारखंड चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। मोदी शाह की रैलियों की हो रही जबरदस्त तैयारियां। तो वहीं झारखंड पहुंचे अमित शाह कल रांची में जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली में यमुना में जहरीली झाग पर राजनीति जारी। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। तो वहीं मार्शलों की बहाली पर एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर हड़काया। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना नैन्सी से मांगी माफी। इंपोर्टेड माल कहने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। अमित शाह पर कनाडा के आरोपों से भड़का भारत, बताया बेतुका और निराधार। हाई कमिश्नर को तलब कर सुनाई खरी खरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस की खटाखट गारंटी पर छिड़े महाभारत की। चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी के बीच में वॉर छिड़ गया है। खड़गे ने अपनी सरकार को चिताते हुए कहा कि सोच समझकर चुनावी वादों की घोषणा की जाए, पर इस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि एक बार फिर कांग्रेस बेनकाब हो गई है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पर लिखकर कहा कि आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, बात चाहे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की हो या तेलंगाना की हो, इन राज्यों में विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो अधूरी है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस विकास के कामों को आगे बढ़ाने के बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। कांग्रेस अपनी योजनाओं को वापस लेने जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के कड़े प्रहार से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। खड़गे ने भी ट्वीट कर मोदी पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने तो आज कांग्रेस को घेर लिया। ऑल आउट वॉर चल रहा है ट्विटर के ऊपर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जीवन का सबसे लंबा ट्वीट कर डाला। भाई, आपने ही मौका दिया। भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस मामले को नहीं उठाया। आपने ही कर्नाटक में जाकर के एक तरफ डिप्टी सीएम, एक तरफ सीएम, और आपने मीडिया के सामने जाकर के कह दिया कि भाई जितनी औकात हो उतना ही वादा किया करो, क्योंकि आप वादा कर दोगे पूरा नहीं होगा तो आगे आने वाले कांग्रेसी का जो जनरेशन है वो जनता के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। भाई, आपने ही मौका दिया तो प्रधानमंत्री मोदी कहां चुकने वाले थे। उन्होंने कहा, अच्छा खड़गे साहब ने ये ओन कर लिया, आपने ये स्वीकार कर लिया कि आप जो वादा करते हो वो पूरा करने में असमर्थ हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खटाखट 3 ट्वीट किए और सारी पोल पट्टी खोल दी। कांग्रेस पार्टी अब मुंह छिपाते फिर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो महज आरोप नहीं, उन्होंने हकीकत बयां किया। चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इन 3 जगहों पे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां की वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। कर्नाटक में तो स्थिति सबसे ज्यादा नासाज है। जी, अब बात चुनाव से जुड़ी। झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर गया है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ अब रैलियां शुरू होनी है, जिसकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। तो वहीं अमित शाह झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। वो पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और कल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह राज्य में 3 स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकटा और चतरा जिले के सिमरिया में आयोजित होगी। तो दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे से पहले हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि पीएम और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वो झारखंडियों को 1.36 लाख
लाख करोड़ रुपए का बकाया दे। ये राशि झारखंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल संकल्प पत्र जारी होना है, अमित शाह भी पहुंचे हैं। क्या है बीजेपी की तैयारी? देखिए, बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा आगे चल रही है तैयारी के मसले में और इंतजाम के मसले में। और तो और जिस तरह का मूड झारखंड से दिखाई पड़ रहा है, लोग वहां पे सत्ता को बदलने के लिए बेकरार हैं, ये जमीनी हकीकत है। लेकिन कहां कुछ पेच फंसा हुआ है? वो पेच फंसा हुआ है कि कई सारे विद्रोही बगावती उम्मीदवार मैदान में हैं, दोनों ही साइड में, एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी, ये दोनों ही जगहों पे। लेकिन अमित शाह की यही तो कलाबाजी है। पहले दो नेताओं को लगाया कि जो बागी उम्मीदवार हैं उनको कैसे मनाया जाए। 4 तारीख को वापसी का आखिरी तारीख है और अमित शाह जो झारखंड के अंदर जो पहला प्रायोरिटी जो उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है वो है कि जितने नाराज होकर, जिनको टिकट नहीं मिला, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो बगावत कर रहे हैं, उनको मनाया जाए, वापस लाया जाए। और इसके लिए ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान को वहां पे भेजा गया है, लगातार बातचीत हो रही है। तो स्ट्रेटजी 2 तरीके से, एक तो कैंपेन, प्रधानमंत्री जाएंगे, अमित शाह जाएंगे और भी स्टार प्रचारक वहां पे मौजूद होंगे प्रचार करने के लिए। लेकिन संगठनात्मक जो त्रुटियां जो आई हैं टिकट बंटवारे के बाद, उसको सेटल करना अभी पहली प्रायोरिटी है। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। हर साल की तरह इस बार फिर यमुना में जहरीली झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस झाग को लेकर राजनीति दिल्ली में हाई है। बीजेपी ने झाग के पीछे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बनाया, तो आपने भी पलटवार करते हुए इस पर यूपी को जिम्मेदार बता दिया। पर राजनीति के इधर नुकसान सिर्फ दिल्ली की जनता का हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा उनकी 24 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देश का पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए 1 नवंबर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और बस मार्शलों को तुरंत पुनः नियुक्ति दी जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली की गंभीर वायु प्रदूषण समस्या से निपटने और प्रभावित लोगों की भलाई हेतु यह नियुक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। पर दिल्ली की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्यों एलजी की बात को अनदेखी की गई? देखिए, ये लोग काम करने वाले लोग हैं नहीं, इनको सिर्फ प्रचार करना है, भ्रष्टाचार करना है, उसके अलावा हर चीज में अपने आप को लाचार बताना है कि भाई हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। छठ पर्व सिर पे है और यमुना में झाग और गंदगी पहले की तरह कायम है। आपने वादा किया था 2015 में कि कुछ सालों में हम ठीक कर देंगे। हर 2 साल के बाद, नए वादे के बाद आप मुकर जाते हो, आपसे काम नहीं होता। करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए यमुना की सफाई के नाम पे, लेकिन यमुना आज भी मैली है, गंदी है, फेन नजर आ रहा है हर तरफ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप मीडिया को बुलाते हो और एक बयान दे देते हो और मीडिया वाले छाप देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की गंदगी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया, लिख दिया। भाई जनता को बताओ कि जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यमुना बहती हुई आती है तो बीओडी वजीराबाद के पास जब यमुना दिल्ली के अंदर घुसती है तो सिर्फ 5% के आसपास होता है। मतलब यमुना साफ होती है। तो जैसे ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच दिल्ली से गुजरती है तो यमुना गंदी हो जाती है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल एक बहानेबाज लीडर है। पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, उसके लिए पंजाब आजकल भूल गए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पंजाब का भी नाम लेते थे। तो ये जो बहानेबाजी करने की जो आदत है केजरीवाल की, ये जाने वाली नहीं है। ये दिल्ली की जनता को समझना है कि ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कब तक आप अपने सिर के ऊपर बिठा के रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। शिवसेना नेता साइना एनसी पर विवादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करने में अग्रणी रहा हूं और मेरे पास इसके कई उदाहरण हैं। आगे उन्होंने बोला कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ है। यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खुद व्यक्त करता हूं। मैंने ना तो कभी किसी महिला का अपमान किया और ना ही आगे करूंगा। दरअसल अरविंद सावंत ने साइना नेंसी को इंपोर्टेड माल कहा था। इसके खिलाफ साइना ने एफआईआर दर्ज कराकर उद्धव गुट के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। क्या सिर्फ माफी से काम चल जाएगा? देखिए, माफी तो स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने माफी मांग ली, कह दिया हमने कभी नहीं किया, एक एफआईआर से इनकी हेकड़ी निकल गई। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि आपका सांसद जिसने इस तरह के वक्तव्य दिए उसने तो माफी मांग ली, लेकिन फिर आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत उनकी माफी के बाद उसे क्यों जस्टिफाई करने में तुला हुआ है? मतलब एक लीडर माफी मांग रहा है और दूसरा उसको जायज बता रहा है। वो थ्योरी दे रहा है कि क्यों उस तरह की बातें, उस तरह के अपशब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो सही है। तो संजय राउत के बारे में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ही कई सारे लीडर बोल रहे हैं कि जब तक ये सांप बनकर के लटका रहेगा उद्धव ठाकरे के गले में, तब तक पार्टी को नुकसान ही होता रहेगा। और उद्धव ठाकरे को पता नहीं क्या इसने जादू कर दिया है कि अब तक जो नुकसान शिवसेना का हुआ, उद्धव ठाकरे की साख का हुआ, मातोश्री की गरिमा के ऊपर जो आघात अब तक हुआ है, उसके लिए एक व्यक्ति और उसकी कटु वाणी जो जिम्मेदार है, कब उनको होश आएगा और संजय राउत जैसे लीडर को वो अकल ठिकाने लगाएंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कनाडाई मंत्री की टिप्पणी को भारत ने बेतुका और निराधार बताया है। साथ ही इसको लेकर भारत ने कड़े शब्दों में विरोध भी दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडाई उच्चायुक्त के प्रतिनिधि को तलब किया गया और भारत की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कृत्यों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। दरअसल पिछले दिनों कनाडा में नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविस मॉरिसन ने कहा था कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक किया था। इसके बाद बवाल मच गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। अब इन झूठे आरोपों को लेकर ही भारत ने एक्शन लिया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, कार्रवाई तो ऐसी है कि आपका कलेजा जो है वो गर्व से फूल जाएगा, क्योंकि कनाडा को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि इस तरह के वाहियात आरोप अगर आप लगाओगे तो इसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। सीरियस कंसिक्वेंसेस वर्ड का इस्तेमाल अगर डिप्लोमेसी में हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए धमकी दी जा रही है कि हम शांत नहीं बैठेंगे। और आपका ये जो कनाडा में जो पप्पू बैठा हुआ है ट्रूडो, ये जो अमेरिका के कहने पे, डीप स्टेट के कहने पे इस तरह के अनर्गल बातें कह रहा है, ये बिना सिर पैर के आरोप को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक चीज तो क्लियर कर दी गई। लेकिन ये जो डेविड मॉरिसन है, उसने अपनी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जो बात कही वो बड़ा अचंभित करने वाला है। आपसे हिंदुस्तान आज से नहीं, जब से ये मसला शुरू हुआ है तब से सबूत मांग रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं, 5i के लोगों ने हमें बताया, मतलब अमेरिका ने बताया। और वॉशिंगटन पोस्ट ये छाप रहा है कि हम वहां के मंत्री के बयान के मुताबिक हम ये खबर छाप रहे हैं। मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत होता तो अब तक ये सामने रख दिया होता। दिक्कत क्या है, ये पूरा मसला, ये जब कोई डायनास्ट, जो पारिवारिक पार्टी का नेता जब प्रधानमंत्री बन जाता है, जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरी बपौती है, आई एम बॉर्न टू रूल, इस तरह के माइंडसेट
जब दिमाग में घर कर जाता है तो आप इस तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। हकीकत क्या है? ट्रूडो की सरकार जाने वाली है, वहां चुनाव होने वाले हैं। इसकी रेटिंग, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेवकूफ किस्म का प्रधानमंत्री निकला, उसकी रेटिंग 21 चली गई है। जो अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लीडर की रेटिंग जो है वो 45 प्लस है। तो चुनाव हारने के कगार पे है। और अब दिक्कत यह है कि पार्टी के अंदर भी अब इसके विरोध में आवाज उठने लगे कि भाई रिजाइन करो और जाओ, तुम्हारे चक्कर में पार्टी बर्बाद हो रही है। अब ऐसे में वो कार्ड खेलना चाह रहा है कि देखिए, आई एम द सेवियर, कनाडा के किसी भी सिटीजन की जान माल की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, उसके लिए हम इंडिया से भी दुश्मनी कर लेंगे। ये कहानी है टोटल कि अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे इस तरह के लीडर हैं, पप्पू हैं, अपने आप को चुनाव जितवाने के लिए आप विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला लेते हो। आईएसआई हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे सीआईए हो, चाहे वो व्हाइट हाउस के एजेंट्स हों जो रिजीम चेंज करने में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनके साथ कहानियां आ जाती है। तो ये मसला थोड़ा अब सीरियस जोन में जा रहा है। इंतजार करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन में अमेरिका में चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ट्रूडो का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान को कनाडा के इस पप्पू का इलाज करना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।